हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो साइंस का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी को कहते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता वाले टॉपिक को हम थोड़े से समय में क्लियर करेंगे और जो आपको ये बोर्ड पर जो कुछ लिखा दिखाई दे रहा है आपके आनुवंशिकता वाले टॉपिक में सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। आप निश्चिंत होकर इस पूरे वीडियो को क्लास को देख सकते हो। आपका एक भी क्वेश्चन आनुवंशिकता से गलत नहीं होगा। तो आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इस पूरी क्लास को आप देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अन्य वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। बहुत छोटे समय की क्लासेस हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लंबा पढ़ने से बेटर होता है शॉर्ट में पढ़ा जाए लेकिन इफेक्टिव पढ़ा जाए। और इस क्लास का उद्देश्य भी यही है कि एक ही क्लास में आपका जो पूरा टॉपिक है उसको क्लियर करवा दिया जाए। तो जो भी स्टूडेंट है वो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और यदि उनको समझना है तो इस क्लास को यदि आप दोबारा देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझेंगे और आराम से समझेंगे तो हमें निश्चिंत होने की बिल्कुल आवश्यकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप आराम से इस क्लास को देख सकते हो और कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी को बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। बहुत सारे स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो आर्ट साइड से होता है तो उनको साइंस समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम आराम से समझते हुए चलेंगे और एक्स्ट्रा टाइम हम लेंगे नहीं। तो थोड़े से समय में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। प्रश्न ये आता है, सबसे पहले हम ये समझें कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझें। देखिए, आनुवंशिकता का सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ पे हमने लिख रखा है हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। यानी कह सकते हो आनुवंशिक लक्षणों का पैतृक माता पिता से संतति संतान में जाना ही क्या है? हेरिडिटी है। हेरिडिटी का सीधा अर्थ यह है, आनुवंशिकता का सीधा अर्थ है कि आनुवंशिक लक्षण यानी जो लक्षण माता पिता में थे उन लक्षणों का आने वाली संतान में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और वह विज्ञान जो आनुवंशिकता के नियमों का और आनुवंशिकता के गुणों का अध्ययन करती है उस विज्ञान को कहा जाता है आनुवंशिकी। क्या नाम देंगे हम उसको? आनुवंशिकी कहेंगे, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी। इंग्लिश टर्म लिखने का उद्देश्य यह है कि हर बार जब भी पेपर होगा तो आपको जरूरी नहीं है कि वो हिंदी में लिख के दे, इंग्लिश टर्म भी लिख के देगा। तो आप इसको एक बार जब देखेंगे तो कम से कम समझ में तो आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। आनुवंशिकी केवल इतना ही है कि माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरित होना ही आनुवंशिकी है? नहीं। आनुवंशिकी का अर्थ है हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता प्लस वेरिएशंस, यानी किसी भी जीव में भिन्नता, किसी भी जीव में भिन्नता के लक्षणों का अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे समाज में रहने वाले सभी मनुष्य, महिला और पुरुष एक जैसे लक्षणों के नहीं होते, उनमें सब में अपने अपने गुण पाए जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि उनकी आने वाली संतानों में कुछ कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह से ना तो पिता के लक्षण ट्रांसफर हुए और पूरी तरह से ना ही माता के लक्षण ट्रांसफर हुए। यानी उसका मतलब यह हुआ कि बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है और वह गड़बड़ किस कारण से हुआ है। तो इन भिन्नता या विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का कोई कारण है और भिन्नता के उत्पन्न होने का कारण है जनन। कौन सा कारण है? जनन। प्रकृति में दो तरह का जनन पाया जाता है, एक पाया जाता है अलैंगिक जनन और दूसरा पाया जाता है लैंगिक जनन। देखिए, इनको हम सीधा भाषा के माध्यम से समझेंगे, सिंपली समझेंगे। अलैंगिक जनन का मतलब ये है कि ऐसा जनन जिसमें एक ही पैतृक हो और संतान उस पैतृक से संतति की उत्पत्ति हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसे कह सकते हो आप कि किसी पौधे की टहनी को काटा और जमीन में लगाया और उससे पौधा क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल नींबू में, अनार में ऐसा किया जाता है तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर कोई भी भिन्नता उत्पन्न नहीं होगी। नोट करना, जहां पर अलैंगिक जनन होता है वहां पर कोई भी भिन्नता नहीं होती। माता पिता जैसे ही लक्षण किसमें होते हैं, संतान में होते हैं। तो अलैंगिक जनन करने वाले जो संतति है वह समान लक्षणों वाली होती है। कैसी होती है, समान लक्षणों वाली। लेकिन भिन्नता की बात हो रही है तो इस भिन्नता को उत्पन्न करने का क्या कारण हो सकता है। और मैं बात करूं कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, तो पृथ्वी पर जितने भी निम्नतम स्तर के जीव हैं, चाहे वो पादप हैं चाहे वो जंतु हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाना था। खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से बहुत सारे तरह के जंतु उत्पन्न करने थे, बहुत सारे तरह के पौधे उत्पन्न करने थे, और उनमें भी अलग अलग लक्षण, और वो लक्षण जो है नए आने वाले लक्षण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो उन लक्षणों को क्रिएट करने के लिए एक नए जनन की व्यवस्था की गई और वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि माता व पिता के संयोजन से संतति का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब इस संतति में कुछ लक्षण माता के होंगे और कुछ लक्षण पिता के होंगे, और वो जो नए लक्षण विकसित होंगे वही लक्षण क्या होते हैं, भिन्नता होती है। यही कारण है कि कोई भी संतान ना तो पूरी तरह से पिता जैसी होती है और ना ही पूरी तरह से माता जैसी होती है। तो उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स को इसीलिए दो पॉइंटों में बोला जाता है, हेरिडिटी मतलब लक्षणों का स्थानांतरित होना, और किन लक्षणों का, वेरिएशंस, उन विभिन्नताओं का जो अपने पिता या माता से आने वाली संतति में क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। दुनिया में सबसे पहले आनुवंशिकता की खोज करने का श्रेय एक वैज्ञानिक को दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आपसे पेपर में सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता कौन हैं। आनुवंशिकी के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसके नए नियमों का प्रतिपादन किया। सबसे पहले बताया कि माता पिता से ही संतानों में क्या होती है, लक्षणों का स्थानांतरण होता है। अब प्रश्न आता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग किया था गार्डन पी। किस पर प्रयोग किया था, गार्डन पी। ध्यान देना, एग्जामिनर जब भी पेपर में क्वेश्चन बनाता है तो वहां पर एक छोटी सी चालाकी करता है। वह चालाकी क्या होती है, वह गार्डन पी की जगह जंगली मटर नाम दे देता है। जंगली मटर, गार्डन पी है उद्यान मटर। उद्यान मटर वह मटर जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं, और जंगली मटर वह है जो घने जंगलों में पाई जाती है। तो इन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं और इन दोनों के नाम भी अलग अलग होते हैं। उद्यान मटर का नाम सामान्यतः पूछ लिया जाता है। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पादप पर अपना प्रयोग किया, तो वह जंगली मटर या उद्यान मटर या गार्डन पी नाम नहीं देगा, उसने वैज्ञानिक नाम ही दे दिया। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है पायसम सैटाइवम। क्या नाम है इसका, पायसम सैटाइवम। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटाइवम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पायसम सैटाइवम पर प्रयोग किया। और जंगली मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है लेथाइरस ओडोरेटस। जंगली मटर का नाम क्या होता है, लेथाइरस ओडोरेटस। तो नाम अलग है तो लक्षण भी अलग होंगे, क्योंकि नाम लक्षणों के आधार पर ही तो दिए जाते हैं। तो उन्होंने, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, आनुवंशिकता के किस पर प्रयोग किए, जंगली मटर पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। उद्यान मटर पर प्रयोग करते समय उन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया। यह भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया, 7 लक्षणों का चयन किया। अब देखिए लक्षण प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी। तो यहां पर देखिए मैंने सिर्फ नाम दे रखा है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों को बताता जाऊंगा। तो कितने लक्षणों का चयन किया उन्होंने, 7 लक्षणों का चयन किया। पहला लक्षण है पौधे की लंबाई। पहला लक्षण क्या है, पौधे की लंबाई। इसका प्रभावी लक्षण होगा लंबा पौधा और अप्रभावी लक्षण होगा बौना पौधा। दूसरा है पुष्प की स्थिति। फूल जो मटर के पौधे पर आता है उसकी कक्ष में यदि है तो वह
प्रभावी लक्षण है, और अंतस्थ है, बिल्कुल टिप पर है यदि फूल, शीर्ष पर है यदि फूल, तो वह क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो कक्षीय स्थिति और अंत्यस्थ स्थिति प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। कक्षीय स्थिति का अर्थ ये हुआ, देखो एक बार हम समझे कक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे मान लो कोई प्लांट है और उस प्लांट का ये शाखाएं, एक शाखा, दो शाखा, तो यदि फ्लावर इनके कक्ष में लगा हुआ है तो यह प्रभावी लक्षण हो गया, और यदि फ्लावर बिल्कुल टिप पर लगा हुआ है तो ये क्या है, कक्षीय स्थिति हो गई, कक्षीय स्थिति। और ये हो गई अंत्यस्थ स्थिति, ये क्या हो गई, अंत्यस्थ स्थिति, अंतस्थ स्थिति हो गई। तो यह अप्रभावी लक्षण है और कक्षीय स्थिति क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो दो लक्षणों के बारे में हमने बात किया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है बड़े चतुराई से देता है। क्या प्रश्न बना सकता है यहां से कि निम्न में से कौन सा लक्षण मेंडल ने निर्धारित नहीं किया। इसका उत्तर तभी दिया जा सकता है जब आपको सातों लक्षण पता हों। पहला लक्षण क्या है, पौधे की लंबाई। दूसरा लक्षण क्या है, पुष्प की स्थिति। और तीसरा लक्षण है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, मटर के पौधे के पुष्प का रंग यदि बैंगनी है तो वह प्रभावी लक्षण है, और यदि पुष्प का रंग सफेद है तो वह कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। आपको देखिए यहाँ पर ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए दिया हुआ है, बाकी मैं बोलकर ही तो पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ। तीसरा जो लक्षण है वह है फली का रंग। ध्यान देना, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, जब हम याद करते हैं, इसको पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। कैसा, क्योंकि इसमें एक लक्षण है बीज का रंग और एक लक्षण है फली का रंग। कौन सा, फली का रंग। अब यहां पर हम प्रभावी और अप्रभावी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस एक का याद रखो, दूसरे का जस्ट उल्टा है। जैसे मटर की फली हमें कौन सी बढ़िया लगेगी, पीली वाली या हरी वाली? तो नॉर्मली जो हम खाने में यूज करते हैं वो हरी वाली यूज करते हैं। तो हरा रंग, फली का बोल रहा हूं, हरा रंग प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। फली का रंग हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। तो बीज का जस्ट उल्टा हो जाएगा, बीज का पीला प्रभावी होगा और हरा अप्रभावी होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मटर का दाना पक जाता है तो वह हरे रंग से किस में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है, तो वह प्रभावी लक्षण होगा। और यदि हरा रह गया तो इसका मतलब पूरे तरह से वह पका नहीं है, तो वह कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। आगे हम बात करें फली का आकार। यदि फली फूली हुई है तो प्रभावी लक्षण, और यदि फली पिचकी हुई है या सिकड़ी हुई है तो वह कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण। और अगला जो लक्षण है वह है बीज का आकार। बीज यदि गोल है तो प्रभावी लक्षण, और यदि झुर्रीदार है तो वह कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 लक्षणों को चुना। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब मेंडल ने 2 प्रयोग किए अपने नियमों को बताने के लिए। मेंडल ने 2 प्रयोग किए और इन 2 प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम। इन तीनों नियमों को सुन लीजिए आप। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला है लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पृथक्करण के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को बताने के लिए मेंडल ने 2 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए, 2 प्रयोग किए। पहला प्रयोग एक संकर प्रयोग। पहला प्रयोग कौन सा है, एक संकर प्रयोग, और दूसरा प्रयोग है द्विसंकर प्रयोग। देखिए इनका नाम एक संकर प्रयोग और द्विसंकर प्रयोग कैसे पढ़ा गया, इस एक ही जो बोर्ड पर लिखा गया है फर्स्ट ग्रेड की जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल, और सारे कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक संकर प्रयोग और द्विसंकर प्रयोग। प्रश्न यह आता है कि इनका नाम एक संकर प्रयोग और द्विसंकर प्रयोग क्यों रखा गया। तो इनका नाम एक संकर प्रयोग इसलिए रखा गया कि यदि मटर के पौधे का एक लक्षण को आधार मानकर
जो मेल और फीमेल मतलब उनमें संकरण कराया जाए तो उसे प्रयोग को क्या बोलते हैं, एक संकर प्रयोग। जैसे फॉर एग्जांपल एक संकर प्रयोग को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर प्रयोग को कहेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये नाम तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो एक संकर प्रयोग का अर्थ क्या बताया मैंने, एक संकर प्रयोग का अर्थ है यदि एक लक्षण को आधार मानकर, अब देखो एक संकर प्रयोग का अर्थ क्या हुआ, एक लक्षण को आधार मानकर यदि संकरण कराया जाए। संकरण का मतलब क्या होता है, संकरण का मतलब होता है कि नर व मादा के बीच संयोजन कराया जाए, यानी कि पुष्प में जो नर जननांग है उसका और मादा जननांग है उनका दोनों का क्या अलग अलग पौधे का क्या किया जाए, संकरण कराया जाए, तो उसे एक संकर प्रयोग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्या कराया, संकरण कराया। यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। प्रश्न ये आता है भाई ये बीमारी क्या है क्या ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो जीव विज्ञान की भाषा में इन्हें एक एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक एलील। तो यहां पर एलील शब्द आया, एलील क्या होता है, एलील क्या होता है। जेनेटिक्स कहती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं और गुणसूत्रों का निरूपण करता है ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अर्थात गुणसूत्र का जोड़ा जो एक लक्षण का निर्धारण करता है, गुणसूत्र का जोड़ा एक लक्षण का निर्धारण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक एलील। इसीलिए कहते हैं कि भाई केवल सिंगल टी से काम नहीं चलेगा, केवल एक टी लिख दें और बोलें कि भाई लंबा पौधा, नहीं, हमें दो टी लिखने होंगे क्योंकि गुणसूत्र का जोड़ा ही लक्षण का निर्धारण करेगा। और इसीलिए स्मॉल टी, तो कैपिटल टी लंबे लक्षण के लिए और स्मॉल टी बौने लक्षण के लिए। जनक पादप हैं, जनक पादप का अर्थ होगा एक तो इसमें नर होगा और एक इसमें क्या होगा, मादा पादप होगा। इन नर पादप और मादा पादप में आपस में क्या कराते हैं, संकरण। संकरण का अर्थ होगा कि एक पौधे का नर जननांग और दूसरे पौधे का मादा जननांग आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और मिलकर पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन फर्स्ट, F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देगा, दोबारा सुनना, F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देगा वह क्या होगा, प्रभावी लक्षण। तो इस आधार पर मेंडल ने अपने पहले प्रयोग को क्या किया, सिद्ध कर दिया। पहले प्रयोग को, पहले नियम को सिद्ध कर दिया और नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब दो पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता वह क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। मतलब हमने स्टार्टिंग में पौधा लंबा लिया और बौना लिया, लेकिन पहली पीढ़ी में हमें सारे पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे पौधे दिखाई दिए, बौना लक्षण छिप गया, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। लेकिन यदि इनमें आपस में संकरण कराया जाए तो यहां पर एक टर्म उपयोग की गई है, स्वनिषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वनिषेचन। आपस में संकरण कराया जाए तो इनके युग्मक अलग अलग हो जाएंगे और चेकर बोर्ड बनाकर, इसको ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को हम चेकर बोर्ड कहते हैं। तो इनके युग्मक अलग अलग होकर 4 पादपों का निर्माण करेंगे। कितने पादपों का निर्माण करेंगे, 4 पादपों का निर्माण करेंगे। और जो आने वाली ये जो पीढ़ी होगी इसे हम बोलेंगे F2 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में अपने लक्षणों का स्पष्ट रूप से यह स्पष्टीकरण देंगे और अपने लक्षणों को स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे। जैसे कि सुनो, हमने देखा कि अपने युग्मक जब इसने अलग किए तो एक पादप पूरी तरह से कैपिटल टी और 2 पादप कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पादप पूरी तरह से स्मॉल टी। तो इसके आधार पर हम 2 तरह के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। एक लक्षण है फिनोटाइप और दूसरा लक्षण है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं समलक्षणी अनुपात। क्या बोलते हैं, समलक्षणी अनुपात, फिनोटाइप रेशियो। समलक्षणी का अर्थ क्या होगा, देखिए समलक्षणी का अर्थ होता है कि वे लक्षण जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। अब आंखों से दिखाई देंगे तो हमें यहां पर दिख रहे हैं कि 3 पादप लंबे हैं और एक पादप क्या है, बौना है। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1, 3:1। लेकिन वास्तव में हम जब इसकी जीन संरचना का अध्ययन करते हैं तो वह जो अनुपात आएगा वो उसको बोलेंगे हम जीनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो आता है एक पूरी तरह से लंबा, यानी कि हम कहेंगे शुद्ध लंबा,
दो लंबे तो हैं लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे? संकर लंबे। क्या कहेंगे? संकर लंबे। एक शुद्ध लंबा हो गया और दो हो गए संकर लंबे और एक हो गया शुद्ध बौना। शुद्ध बौना, क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1, 1:2:1। जरा ध्यान दीजिए, इस यहां तक की कहानी में मेंडल ने अपने दूसरे नियम को समझाया। मेंडल का पहला नियम हम समझ गए कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है वह प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण। इस नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग, पृथक पृथक हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। जरा ध्यान दो, यहां पर देखिए, जब हमने चेकर बोर्ड बनाया है तो एक एक युग्मक लिखा है। ये एक युग्मक है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, एक स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जब अलग अलग हो गए, क्या हो गए? अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होकर ही स्थानांतरित होते हैं। अलग अलग होकर ही क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, पृथक्करण का नियम। ठीक, इसी के आधार पर तीसरा नियम भी समझाया जा सकता है, लेकिन तीसरा नियम द्विसंकर प्रयोग के आधार पर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, पर इसी के आधार पर मैं तीसरा नियम भी समझा देता हूं। तीसरा नियम यह कहता है कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो वह पृथक पृथक स्थानांतरित होते हैं, और जब वह संयोजित होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं तो प्रत्येक लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी जुड़ा तो शुद्ध लंबा पौधा आया। कैसा पौधा आया? शुद्ध लंबा। ठीक, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा तो आया लेकिन संकर लंबा आया। कैसा आया? संकर। इसका अर्थ यह हुआ कि कैपिटल टी जो था प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी लक्षण को दबाया तो सही, लेकिन संकर रूप से वह लंबा होगा, और जब अप्रभावी लक्षण को अपना टाइम मिला तो वह उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया और बौना पौधा उत्पन्न हुआ। तो इसको हम कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी आने वाली पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। यदि स्टार्टिंग पीढ़ी में लंबा पौधा था तो आने वाली पीढ़ी में लंबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि F1 पीढ़ी में बौना लक्षण दबा दिया गया था तो वो आने वाली पीढ़ी में नहीं होगा, वो जरूर आएगा। इसका अर्थ यह है कि उसको पूरी तरह से नहीं दबाया गया। तो बौना पौधा यदि आ गया तो उसने अपना लक्षण का क्या है? प्रभाव दिखाया। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विसंकर प्रयोग। द्विसंकर प्रयोग का अर्थ होगा कि जब दो लक्षणों को आधार मानकर प्रयोग किया जाएगा तो द्विसंकर प्रयोग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोल बीज और पीले रंग वाले बीजों के बीच और हरे व झुर्रीदार बीजों के बीच संकरण कराया जाए। कितने लक्षण है? दो। यहां पर देखो एक लक्षण है और यहां पर कितने लक्षण है? दो। तो इन दोनों के बीच संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में हमें गोल व पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं। इसका मतलब पहली पीढ़ी में कौन सा लक्षण आया? प्रभावी लक्षण आया। और जब दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है, स्वनिषेचन कराया जाता है, तो हमें 9 पौधे, फिनोटाइप समलक्षणी अनुपात आता है 9:3:3:1। देखिए इस सारणी में आपको दिख रहा होगा, इस सारणी में चेकर बोर्ड बनाएंगे तो 9 पौधे हमें गोल व पीले मिलेंगे, 3 पौधे हमें गोल व हरे मिलेंगे, 3 पौधे पीले व झुर्रीदार मिलेंगे और 1 पौधा झुर्रीदार व हरा मिलेगा। यानी प्रत्येक लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा। तो फिनोटाइप समलक्षणी अनुपात कितना आता है? 9:3:3:1। लेकिन इसका पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीनोटाइप। ध्यान देना, क्या पूछा जाता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना का अध्ययन करने पर उसका स्पष्ट जो डायग्राम सामने आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। अब छात्रों की एक बड़ी दिक्कत रहती है कि ये याद नहीं आता। याद करने का सीधा सीधा तरीका है, 2 संख्या याद रखो। एक संख्या है 121, दूसरी संख्या है 121, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 242। लेकिन कभी भी पेपर में इस सीक्वेंस में नहीं आएगा ये रेशियो, पर आपको ये यदि याद है तो कोई सी सीक्वेंस में आंसर दे रखा हो, आप बस इन संख्याओं को मिलाते चले जाओ कि ये संख्या है या नहीं है। अगर ये सारी संख्या है तो वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो एक तो आपका आ गया 121, दोनों को मिलाएंगे तो 242, यानी कि 1:2:1:1:2:4:2:1:1। यह क्या है? जीनोटाइप, द्विसंकर प्रयोग का जीनोटाइप। ठीक है,
मेंडल ने जिस कारक को या जिन लक्षणों के जोड़े को हम क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं, इसको मेंडल ने कारक कहा था। क्या नाम दिया था? कारक कहा था। अब यहां पर देखिए प्रभाविता का नियम समझाया जा सकता है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ वह प्रभावी लक्षण, जो नहीं हुआ प्रभावी लक्षण। तो यह नियम क्या हो गया? प्रभाविता का नियम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में युग्मक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया कैपिटल आर पृथक और कैपिटल वाई पृथक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि दो लक्षण लिए हैं, प्रकट हो गए। ठीक। और जब मिलने पर अपना स्वतंत्र रूप से आने वाली पीढ़ी में प्रभाव दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इन तीनों नियमों को इन नियमों के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक। अब हम बात करें मानव में लिंग निर्धारण। किसकी बात करें? मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण भी इसी से हम समझा सकते हैं। जैसे कोई नर है तो नर में पहली बात तो मानव में दो विभेदी गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक गुणसूत्र है X और दूसरा गुणसूत्र है Y। अगर पेपर में पूछा जाए कि मानव में लिंग निर्धारण का प्रमुख गुणसूत्र कौन सा है तो वह है Y गुणसूत्र। कौन सा है? Y गुणसूत्र है। तो मानव में अगर बात करें तो 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। इन गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। और दो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। यदि XX है तो वह स्त्री है और यदि XY है तो वह क्या है? पुरुष है। तो Y गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अगर हम बात करें कि यदि मेल है तो मेल का देखो ये साइन है, ऐसे करके तीर लगा देते हैं। तो 44 प्लस XY पुरुष है और 44 प्लस XX महिला है। तो देखिए पुरुष में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे? शुक्राणु। तो एक शुक्राणु का जो हम प्रतीक बोलेंगे तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y। और यहाँ पर क्या बनेंगे? अंडाणु बनेगा। तो अंडाणु जो है वो 22 प्लस X। तो ये आपस में संकरण करेंगे तो यदि X और X मिलेंगे तो लड़की और X और Y मिलेंगे तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो मानव में लिंग निर्धारण का जो कार्य है वह कौन करता है? जो दो गुणसूत्र हैं अलग अलग हैं उन्हें लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं और दो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। या तो XX हो सकता है या XY हो सकता है। यदि XX है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? लड़की। और यदि XY है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? लड़का। तो इनके आधार पर मानव में क्या होता है? लिंग गुणसूत्रों के आधार पर मानव में लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब देखिए यदि ऑटोसोम 44 गुणसूत्रों में कुछ हेरफेर हो जाए, क्या हो जाए? हेरफेर हो जाए तो उनको गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गुणसूत्रीय विकार। अब मैं इनको थोड़ा सा अलग से समझा दूं। यदि 21वें गुणसूत्र में, कौन से गुणसूत्र में? 21वें, इन ऑटोसोम की बात कर रहे हैं हम। 21वें गुणसूत्र में अधिकता हो जाए, एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? अधिकता, उसको हम बोलते हैं ट्राइजोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी बोलते हैं। तो यह जो गुणसूत्र विकार है वह कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम। और इसमें जो बच्चा है वह मंदबुद्धि पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? मंदबुद्धि। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में अधिकता मतलब ट्राइजोमी के कारण होता है, जिसमें बच्चा मंदबुद्धि होता है और वह बिल्कुल नहीं समझता, उसकी लंबाई और होठ बढ़े हुए, तो इस तरीके का कुरूप बच्चा जो है वो उत्पन्न होता है। अगर लिंगी गुणसूत्रों में हेरफेर हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नर 44 प्लस XY होता है, 44 प्लस XY होता है। एक नर क्या होता है? 44 प्लस XY। अगर इसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, ध्यान देना, फिर सुन लीजिए, नर में X गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, तो X गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। और इस रोग को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। X गुणसूत्र किसका निर्धारण करता है? स्त्री वाले लक्षणों का। यानी कि उस नर में स्त्री जैसे लक्षणों का विकास होना शुरू हो जाएगा, तो इस रोग को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और वह नर क्या होगा? बांझ होगा। क्या होगा? बांझ होगा। टोटल गुणसूत्र कितने होंगे? 47 होंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब दूसरा एक रोग है, यदि किसी स्त्री में, स्त्री का जो गुणसूत्र है वो XX होता है, 44 प्लस XX होता है। अगर एक X गुणसूत्र क्या हो जाए? किसी भी कारण से नष्ट हो जाए, लिंग निर्धारण का एक X गुणसूत्र क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, तो कितने बचेंगे? उसमें 45 गुणसूत्र बचेंगे। तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और ऐसी स्त्री में पुरुष जैसे लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है। तो उस लक्षणों को हम क्या बोलेंगे?
टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जो टर्नर सिंड्रोम है वह स्त्री क्या होगी, बांझ होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपके लिए ज़रूर लाभकारी होंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।